स्टार्ट। ओके, तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं टेम्परेचर, यानी कि क्लाइमेट को समझने के लिए टेम्परेचर को समझना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो एक टॉपिक है क्लाइमेट से रिलेटेड और उसकी जनरल चीज़ें ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग फिर इंडिया पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तापमान की, तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम क्लाइमेट या वेदर की बात करते हैं, क्लाइमेट या वेदर की बात करते हैं, मौसम की या जलवायु की, है ना, या तो जलवायु की बात कर रहे हैं या फिर मौसम की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों केस में क्या होता है, इन दोनों केस में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पूरे क्लाइमेट को गवर्न करती है, यानी पूरे जलवायु या मौसम को, और भारत के मॉनसून को भी अगर उसमें इंक्लूड किया जाए, या भारत में जितनी भी ऋतुएं हैं, सीजन्स हैं, है ना, उन सबको गवर्न कौन करता है? तीन एलिमेंट, ध्यान रखना। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो तीन एलिमेंट हैं टेम्परेचर, तापमान, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब, है ना, और तीसरा है मॉइस्चर, आर्द्रता। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग और सबको ऑल द बेस्ट। आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसको ध्यान से समझो। तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, ये तीन एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरा का पूरा मौसम या वेदर या फिर पूरा का पूरा क्लाइमेट या जलवायु गवर्न होता है। ठीक है, अब जितनी भी तुम प्रक्रियाएं देखोगे, जितना भी फेनोमेना देख सकते हो, उसमें ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, सबको पता है ना, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स काम करते हैं सभी जगह, चाहे वो बारिश हो, साइक्लोन हो, चक्रवात हो, रेनफॉल हो, है ना, कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी वायुमंडलीय घटना हो, बादल के बनने से लेकर तूफान के चलने तक, सब में इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों को ही देखा जाना है। अब आगे चलते हैं, यानी डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, भारत का सीजन भी कैसा होगा, मॉनसून भी कैसे काम करेगा, है ना, वो सारी प्रक्रियाएं इन तीन एलिमेंट्स के द्वारा ही देखी जाती हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात हम चलते हैं अब तापमान में। तो सबसे पहले ये बताओ कि तापमान कहाँ से आता है? तापमान आता है सूर्य से, है ना। सूर्य से ही हमें ऊष्मा मिलती है, सूर्य से ही हमें हीट मिलता है, और वो हीट पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, यानी यहीं से जलवायु की या फिर यहीं से मौसम की या कोई भी घटना जो वायुमंडल में घटती है मौसमी प्रक्रियाओं के तहत या जलवायु प्रक्रियाओं के तहत, है ना, उन सारे फेनोमेनास को गवर्न करने वाला सन है, सूर्य है। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर हम लोग भी नहीं है, हमारी जिंदगी भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो हाँ नितेश, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये नितेश कुमार कौन है भाई? गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सब लोगों को, जितने लोग आ चुके हो। देखो बात को ध्यान से समझना, सुनना, और आखिरी, मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है इसको पहला और आखिरी मान के चलना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दिलीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। तो देखो, जो सूर्य से यानी सन, अब जेपीएससी के एग्जाम में सन का ऑपरेशन नहीं करना है, ध्यान रखना। जिन चीजों पे ध्यान रखना है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। सन से जो डेली रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना, इसको इंसोलेशन या फिर सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप या इंसोलेशन। इंसोलेशन
का फुल फॉर्म देखा जाए तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। और ये हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। कब से कब तक? सबको पता है आप लोगों को कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, 6 AM टू 6 PM, ये किसका टाइम है? इंसोलेशन का, सूर्य से, सन से आने वाली एनर्जी का, है ना, उसका ये टाइम है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कहाँ आ रही है? आई मीन टू धरती पर आ रही है, पृथ्वी के सतह पर। और पृथ्वी के सतह में ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंदर चली जाती है, पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो सन से आने वाली इस एनर्जी का, यानी भूपरपट्टी, हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, तो दोनों का ध्यान रखते हुए मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो क्रस्ट या भूपरपट्टी, इसका तापमान कितना है? अगर ये कोई पूछे तो बता देना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट, है ना। भूपरपट्टी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कैसे हुआ? इंसोलेशन की वजह से। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन सिर्फ इंसोलेशन से नहीं, एक और इसमें ऊर्जा काम करती है इस 15 डिग्री तक पहुंचाने में इसको, और वो उस ऊर्जा का नाम है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा सबको, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा प्लस ये जो इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इसकी वजह से हमारे भूपरपट्टी का औसत तापमान बना रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखो, ये औसत है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर कहीं तापमान इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20, 25, 30 भी हो सकता है, कहीं इससे कम भी हो सकता है, इसको औसत माना गया है। सूर्य तप जिस फॉर्म में आता है हमारी धरती पर, ठीक है, अभी सूर्य तप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ध्यान से समझ लेना। अभी हम लोग जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, फिर से देख लो, जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टेम्परेचर, तापमान, और इससे जुड़ी सारी बातें, ठीक है, जो जलवायु में महत्वपूर्ण होंगी हमारे लिए, वो सारी बातें आज हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो, यहां पर तापमान है, उसके बाद हमने बात किया इंसोलेशन पर, जो कि तापमान के इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है, इंसोलेशन। तो ये जो इंसोलेशन है, ये किस फॉर्म में आता है हमारे पास? ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये इंसोलेशन आता है। और सबको मुझे लगता है पता होगा कि भाई जो हीट का ट्रांसफर होता है, फिजिक्स में पढ़ा है सबने, हीट का ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म है, कौन कौन से? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो इन तीनों की भी जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो पृथ्वी पर जो सन से हमारे पास एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, जिसको इंसोलेशन कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है ना। और हीट के ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म, रेडिएशन, विकिरण, है ना, कन्वेक्शन, संवहन, और कंडक्शन, चालन, इन तीनों में से एक को फॉलो करते हुए आती है, और वो है रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? विकिरण। तो विकिरण या फिर रेडिएशन इंसोलेशन के आने का माध्यम है, यानी हीट के ट्रांसफर का एक मीडियम है रेडिएशन। बाकी कंडक्शन, कन्वेक्शन आने में नहीं लगता है, जाने में लगता है, ठीक है। तो आने वाला, अच्छा, दूसरी चीज है कि देखो, आने वाला जो हीट है उसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है। क्या होता है? शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी जो तरंगे होती है छोटी होती है, लघु तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो हीट आ रहा है उस लघु तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसको तुम्हें आत्मसात करके रखना है अपने अंदर कि भाई ये सब इंसुलेशन से जुड़ी हुई बातें हैं। ऑब्वियसली
इसको अप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे, मॉनसून में, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है, और जिस वेव का वेवलेंथ छोटा होता है उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब भेदन क्षमता ज्यादा होती है। तो वायुमंडल में जब सूर्य से इंसोलेशन आता है तो उसकी भेदन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा। देखो ये आवृत्ति है, 1 2 3 4 5, ज्यादा आवृत्ति है। तो यहां पर एक बात और लिख सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अधिक होती है, वेवलेंथ छोटा होता है, आवृत्ति अधिक होती है, और पेनिट्रेशन पावर यानी ये भेदन क्षमता अधिक होगी। तो भेदन क्षमता भी लिख लो साथ में, पेनिट्रेशन पावर या फिर भेदन क्षमता। अब ये जो हीट आ रहा है, भेदन क्षमता अधिक होने के कारण, पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होने के कारण क्या होगा कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं अमूमन हमारे वायुमंडल को सिर्फ 10% गर्म करती हैं। कितना, सिर्फ 10%। ध्यान रहेगा, आने वाली जो किरणें इंसोलेशन कितना करती हैं, 10% वार्मिंग करती हैं, ठीक है। ये बातें हुई इंसोलेशन से जुड़ी हुई, इनको लॉक कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। 10% क्यों, क्योंकि 90% भेदते हुए सतह तक चला आता है। 90% भेदन क्षमता अधिक है ना, भेदन क्षमता अधिक है, तो 90% शेष चला जाएगा पृथ्वी की सतह पर, और 10% हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो है हीटअप होता है, गर्म होता है, बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। यहां पर इंसोलेशन की बात खत्म, ओके। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो इस सब चीजों को तुम ध्यान में रखना, जो बातें हमने अभी की है। इसके बाद देखो, अब जो सूर्य से किरणें चली आती हैं, पृथ्वी पर आ तो गई या आती रहती है दिन भर, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आती रहती हैं ऐसे, लेकिन हमारी पृथ्वी की सतह से टकराकर फिर ये वापस भी जाती हैं ऐसे, टकराने के बाद वापस भी जाती है, यानी जैसे आ रही हैं वैसे ही जा भी रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। आने की दर 12 बजे दिन तक बहुत ज्यादा होती है, और 12 बजे के बाद आने की दर थोड़ी कम होती है, और जाने की दर ज्यादा होने लगेगी। भाई एक ही हावी होगा ना, अगर आने वाला हावी है तो जाने वाला कम प्रभावी होगा, इफेक्टिव कम होगा। तो जाने वाला यानी इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्टेरियल रेडिएशन, ये सबको पता है, लॉन्ग वेव टेरेस्टेरियल रेडिएशन, है ना। इसको हम पार्थिव विकिरण भी कहते हैं हिंदी में, दीर्घ तरंग वाले पार्थिव विकिरण, टेरेस्टेरियल रेडिएशन। तो टेरेस्टेरियल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तुम देख लो, ज्यादा है ना, तो यहां इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, सॉरी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। आने वाले में देखो 1 2 3 4 इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ज्यादा थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ यानी वेव की लंबाई, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। उसमें क्या था, आने वाले में शॉर्ट था, इसमें ज्यादा है। तो इसकी भेदन क्षमता क्या होगी, इसकी भेदन क्षमता कम होगी ज्यादा होगी, आने वाले की ज्यादा थी, इसकी कम होगी, क्योंकि लॉन्ग वेव है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा। जाने वाला जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण है, ये हमारे वायुमंडल में 90% अवशोषित हो जाता है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता कम होती है। तो यहां पर लिख सकते हो पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता कम है, कम है इसलिए अवशोषण ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। जब पेनिट्रेट कम करेगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, अवशोषण ज्यादा होगा। तो इस अवशोषण के कारण ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जाने वाली किरणों के कारण, ठीक है, जिसको हम टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं। ये जाते जाते गर्म करती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी ये होती है, ध्यान रखना, शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे के बाद आने वाले का टाइम बिल्कुल बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है, और शाम को जो आ चुका होता है वो पूरी रात में निकल जाता है, इसलिए रातें ठंडी हो जाती है। जो शाम को 6 बजे तक आ गया था वो क्या हुआ, पूरी रात में निकल गया, निकल गया तो क्या हो गया, रातें ठंडी हो गई।
ठीक है, रातें ठंडी हो गई। तो रातें जब ठंडी हो गई, क्यों? क्योंकि जाने वाला भी निकल गया रात में, आने वाला बंद हो गया, तो कॉन्टिन्यूटी टूट गई। 6 बजे तक ये आ रहा है, 6 बजे तक हम लोग को गर्मी लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन 6 बजे के बाद गर्मी नहीं लगती, क्योंकि आने वाला बंद हो जाता है, और जो जाने वाला है पूरी रात में निकल के बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल जाने वाले से गर्म होता है। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर भी हम लोग इसको लॉक कर दे रहे हैं। यहाँ बात खत्म हो गई इंसोलेशन की और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। जो वापस जाता है पृथ्वी से, जितनी भी, ध्यान रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं आगे बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा सुन लो, अभी इतना ही समझो, इसके बाद आगे बताऊंगा। तो ये था इंसोलेशन और उससे जुड़ी हुई बातें। अब आते हैं तापमान पे। इंसोलेशन का मतलब क्या हो गया? देखो, इंसोलेशन का मतलब हो गया हीट, ठीक है, ऊष्मा। तो ये ऊष्मा हमारे पास आती है, हमारी धरती तक आती है, ये हीट एनर्जी हमारे सरफेस तक आता है, पृथ्वी की सतह तक आती है, और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। एटमॉस्फेयर को जब तक ये हीट गर्म नहीं करेगा, तब तक कोई भी प्रक्रिया या हम जीवों का या पूरा इकोसिस्टम का चलना मुश्किल हो जाएगा। इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंसान को नहीं, पूरे इकोसिस्टम को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चलने के लिए या चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। ये तो सबको पता ही है ना। और हम सब उस एनर्जी के तहत ही काम करते हैं, उस ऊर्जा और वाइब्रेशन के तहत ही काम करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जब भी तुम्हें लगे कि भाई ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो उस जगह को तुरंत वहां से शिफ्ट हो जाओ। सबसे आसान रास्ता है। मान लो कभी कभी तुम्हें अपना कमरा भी क्या लगता होगा कि भाई पढ़ने का मन नहीं करता होगा, उठ के चले जाओ बाहर, जाके चाय पी के आओ, ठीक है, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो, फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। तो ये ऊर्जा जो है वो बहुत जरूरी होती है। अब देखो, इंसुलेशन में, हीट एनर्जी में क्या है यहाँ पे? देखो, इंसुलेशन में हमने बात की टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारे धरती पर आता है। अब इसको ध्यान से समझना, टेम्परेचर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग जितना रिसीव करते हैं उसका रिकॉर्ड ही टेम्परेचर कहलाता है। अब ये देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटते हैं, हीट जोन्स में बांटते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जो हीट आ रहा है वो ये हो गया आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। अब मान लो सूर्य यहां पर है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां जाएगा? इस एरिया में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बस इतना ही जान लो, क्योंकि आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये जो है इसको कहते हैं टेम्परेट समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समशीतोष्ण, इंग्लिश में यहां लिख दे रहा हूं टेम्परेट, और ये है टॉरिड, और ये है फ्रिजिड यानी शीत कटिबंध, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों में, मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, ये कर लेना, ठीक है। सिर्फ बनाना नहीं है इसको, इसको समझो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होगा। ये सब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आईआर, ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस टेक, हर चीज से कनेक्ट होता है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 3 क्षेत्र है, बस हो गया, जान गए, समझ गए। ऐसा नहीं है। पहली चीज कि इसका लोकेशन ध्यान रखना, ये है 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ठीक है। और यहां से फिर आता है 30 से 45 डिग्री तक, 45 नहीं 60 कर दो इसको, 30 टू 60, 60 तक क्या हो गया? टेम्परेट, और 60 से 90 तक हो गया फ्रिजिड यानी शीत, 90 तक। तो ये लैटिट्यूड में अब घर पे जाके एक एटलस उठाना, घर पे मतलब घर पे ही होगे, आई मीन जहां पर भी हो, अपने वहां से ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस उठाओ। उस एटलस में
इन जोन्स में क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, होमवर्क कर लेना, प्रैक्टिस करना उसको। इन जोन्स में आने वाले कंट्रीज यानी देशों के नाम, ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं इन क्षेत्रों में, यानी टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में और फ्रिजिड जोन में। डिग्री मैंने बता दिया 0 से 30, ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड भी कहते हैं उसको, टॉरिड जोन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। फिर 30 से 60 टेम्परेट यानी सब समशीतोष्ण, उससे 60 से 90 शीत और फ्रिजिड, उनमें कौन कौन से देश आते हैं प्लस। और ध्यान रखना कौन कौन से देश, फिर कॉन्टिनेंट्स, मतलब इससे तुम काफी टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे, है ना। जब तुम्हारे दिमाग में चीजें रहेंगी तो चीजें और आसान हो जाती है। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप जितने भी हैं, और प्लस ओशियंस, महासागर, ये भी देखना है, ओके। और इनमें आने वाले डेजर्ट्स, मरुस्थल, ये भी एक बात तो जरूर देख लेना, कितने लैटिट्यूड में कौन कौन से मरुस्थल है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, पता ही है, हॉट और कोल्ड, वो भी देख लेना, हॉट का है कोल्ड का है। और तुम्हें देखना है वेजिटेशन, वनस्पतियां, वेजिटेशन या फिर वन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे भारत के लिए भी जरूरी है और झारखंड के लिए भी जरूरी है। वेजिटेशन वन यानी वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पति, फॉरेस्ट, कुल मिला के ये देखना है। प्लस इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, पठार और प्लेन, मैदान, महत्वपूर्ण पर्वत इन क्षेत्रों में, पठार, मैदान, ठीक है, ये देख लेना है। ये तुम्हें एटलस पर ये वर्क करना है, ध्यान रखना हमेशा, है ना। और इन बातों को करने के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे तो बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे। देखो हम पढ़ तो रहे हैं इसमें हीट जोन्स, इनको क्या कहते हैं, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के ताप क्षेत्र, महत्वपूर्ण ताप क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये जो जो मैंने लिखा है इसको देख लेना एटलस में। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, डेजर्ट, वेजिटेशन, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और ग्रासलैंड्स भी। और क्या, ग्रासलैंड्स, घास भूमि, ग्रासलैंड्स या फिर घास भूमि, मोटे तौर पर देखना है, बहुत सूक्ष्म या बारीकी से नहीं देखना है, मोटे तौर पर कितने अक्षांश के बीच ये सब है ना। घास भूमि प्लस महासागरीय धाराएं, ये तो क्वेश्चन भी आता रहता है तुम्हारा, महासागरीय धाराएं, ओशन करंट जिसको कहते हैं, है ना। और इंडिया को तो छोड़ ही नहीं सकते, इंडिया, भारत और उसके सारे, मतलब ये सारी चीजें जो भारत से जुड़ी हुई हैं वो भी देखना है ना। भारत में कोई महासागरीय धारा है, हिंद महासागर किधर है, ये सब थोड़ा उसका लोकेशन वगैरह इतना तुमको आइडिया रखना है इस हीट जोन में, ठीक है। अब आते हैं देखो, अच्छा उसके बाद और एक काम कर लेना, इसी जोन में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, है ना, उनको भी मत छोड़ना, क्योंकि आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है तुम्हें पता ही है। जो इंस्टेबिलिटी आई हुई है, अस्थिरता आई हुई है, यहां से भी प्रश्न बनेंगे, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, वेनेजुएला हो, है ना, ये सब तुम देख रहे हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो इन सब में जो कंट्रीज का इसलिए मैंने बता दिया पहले ही कि देख लेना। लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी जो मैंने अभी तक बात बताई है इनमें से अगर करंट अफेयर, तो प्रायोरिटी इसको देना, ध्यान रखना इस बात को, प्रायोरिटी इसको देना, टाइम हो तो फिर बाकी चीजें करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। मैं पहले बता रहा हूं समय कम है इसलिए प्रायोरिटी उनको देना जो इन क्षेत्रों में कौन कौन से प्लेसेस करंट अफेयर में है, न्यूज में है, उनको देखना है। अब आगे चलते हैं। तो हमने बात की हीट जोन्स की, ये हीट जोन्स है, इस पर यहां मैक्सिमम टेम्परेचर कहां आता है, टॉरिड जोन में, है ना। तो टॉरिड जोन में यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और इसमें कितना होता है, मिनिमम, और इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म रहता है या समान रहता है कह सकते हो, बीच वाले में, समशीतोष्ण में, ठीक है।
तो इस तरह से जो टॉरिड क्षेत्र में जो भी आएगा वहां तापमान ज्यादा होगा, और फ्रिजिड में 60 से 90 के बीच वहां तापमान सबसे कम, और समशीतोष्ण में सम मतलब बराबर यूनिफॉर्म मात्रा में होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये तो हो गया। अब तापमान में कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूं क्या क्या है, और इसके बाद हम सीधा देखते हैं कि इंडिया में कैसे ये चीजें प्रभावित करते हैं। अच्छा, 3 एलिमेंट मैंने बताए थे, ध्यान रखना, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। इनको ध्यान में रखना है, सिर्फ मैं ये तीनों चीजें ध्यान में बता दूं ताकि इसको करके फिर हम लोग मानसून को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। अब बात अगर हम प्रेशर की करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की बात में और एक दो चीजें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, रुक जाओ पहले। देखो तापमान में क्या होता है, जब हम तापमान की बात करते हैं तो पृथ्वी पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम हीट बजट कहते हैं। ठीक है, बस छोटा सा ये भी समझ लो हीट बजट क्या है। इसको ऊष्मा बजट कहते हैं, है ना, ऊष्मा बजट। शॉर्ट में मैं बता दूं कि जब पृथ्वी पर ये तापमान आता है हमारा, सूर्य से जो तापमान आता है ना, वो कई कारणों से वापस भी चला जाता है, और कुल मिला के इनकमिंग जितना तापमान आया इज इक्वल टू आउट गोइंग जितना तापमान गया। ठीक है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। इफ दे आर इक्वल, अगर ये बराबर है ना, तो इसी को हीट बजट कहते हैं। इस बैलेंस को हीट बजट कहते हैं, बैलेंस ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। और इसमें क्या होता है, देखो जितना आया उतना वापस लौट जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, फिर रात में लौट जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, रात में लौट जाएगा। यानी कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में, हमारी बॉडी में सब जगह वो हीट आता है, हम उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज भी करते हैं, और फिर वो वापस चला जाता है। विभिन्न चयापचय होता है ना हमारी बॉडी में, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो हम दिन भर इसी एनर्जी से लेते हैं और फिर रिलीज भी करते हैं। ये सबको पता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो चला भी जाता है। जितना आया उतना चला जाएगा, तो इसको हम हीट बजट यानी बैलेंस ऑफ इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग को हीट बजट कहते हैं। अब ये पूछो कि सर आता कितना है मोटे तौर पे, तो मोटे तौर पर मैं बता दूं, आता है कुल मिला के यहां से जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है वो है लगभग 65% और जाने वाला है 35%। ठीक है, इसी 35 को हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि भाई एल्बिडो कितना है हमारी पृथ्वी का, तो बताओगे 35, यानी जो चला गया। एल्बिडो किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में परावर्तिता गुणांक, परावर्तिता गुणांक। ठीक है, एल्बिडो यानी जो रिफ्लेक्ट होके चला गया सरफेस से। सबको पता है कि जो सफेद यानी चमकती हुई चीज है, वहां से अगर कोई भी लाइट या प्रकाश आएगा, हीट आएगा, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो सतह डार्क है, जैसे हमारे भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल, दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठारों के हिस्से में डेक्कन प्लेटू में कौन सा सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसकी अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है, यानी एल्बिडो कम होता है, रिफ्लेक्ट कम करता है, अवशोषण ज्यादा करता है, डार्क है। तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे कलर हैं, है ना, ओशन भी है, समंदर भी है, जंगल भी है, रेगिस्तान भी है, सबका अलग अलग एल्बिडो होगा। यानी एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्टिंग कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना परावर्तित हो रहा है। तो परावर्तित पृथ्वी पूरे ओवरऑल अर्थ की बात की जाए तो इसका है 35%। लेकिन तुम कहोगे सर गया तो 35, तो 65 रुक गया, इसका मतलब फिर हीट बजट कैसे बैलेंस हुआ? नहीं, जो इसमें बचा है वो भी चला जाएगा। 35 तो यूज ही नहीं हुआ, समझना इस बात को, ये 35 यूज नहीं हुआ है, ये चला गया। बाकी जो 65 यूज होने के बाद ये भी चला जाएगा। लेकिन यूज होने के बाद इसमें समय लगेगा, जब यूज करेंगे इसको तो समय लगेगा ना, तो यूज करने में समय लगेगा, ये कुछ समय के बाद जाएगा। लेकिन ये जैसे ये इनकमिंग आया, आउटगोइंग चला गया, आया तुरंत चला गया, तो जो चला गया वही 35 है, वही एल्बिडो है, वही रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट है, और वही पृथ्वी का परावर्तक गुणांक है ओवरऑल। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई? यहां तक क्लियर है ना सबको? एक बार यस बोलो तब आगे चलते हैं फिर। ठीक है,
शॉर्ट में हम सारी चीजों को आज कर लेते हैं, क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट चीजों को, फिर हम लोग मानसून पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। से यस एक बार, सब लोग कमेंट में हाँ भाई ठीक है। पूर्णिमा यस, शुभम यस, और कितने लोगों भाई, सब लोग जितने हो, 8 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। 8 लोगों में अंदर ये एनर्जी रहनी चाहिए, है ना, ये ऊर्जा रहनी चाहिए जो सूर्य से हमें मिल रही है। तो ये ऊर्जा रहेगी तभी काम होगा, और इसी ऊर्जा के साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी जाना है। और ये ऊर्जा एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारी इतनी मदद करेगी तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, तो बी एनर्जेटिक, होपफुल रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। ओके, अब देखो, क्योंकि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम लोग सन से एनर्जी ले रहे हैं, इस एनर्जी का फायदा उठाओ और आगे बढ़ते रहो, है ना। बैलेंस। अब देखो ये हीट बजट हो गया, हीट बजट में इंपॉर्टेंट बातें यही थी। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और टर्म है टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन, जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, अभी आगे रुक जाओ इसको। तो एल्बिडो समझ गए, हीट बजट समझ गए, और ये सब जो है हीट जोन्स वगैरह ये हो गया। अब देखो, तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो मॉनसून को भी प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक इज इक्वल टू तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों में बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो देख लेते हैं है क्या। देखो, तो हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, यही फैक्टर्स क्या होंगे, मॉनसून में भी अप्लाई होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखो एक बात तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, हमारी पृथ्वी पर मैंने बताया कि सभी जगह एक समान तापमान नहीं आता है, तापमान का वितरण असमान है ना। तापमान का वितरण को प्रभावित करने वाले, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बस एक एक वर्ड में लिख लो, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये कौन कौन से कारक हो गए, देखो सबसे पहले तुम्हारा कारक हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सबसे पहला कारक वही इंसोलेशन यानी सूर्यातप। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन देखते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से सबसे ज्यादा सूर्यातप कहाँ आ रहा है, अभी बताया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और सबसे कम जाएगा शीत क्षेत्रों में, फ्रिजिड जोन में, और थोड़ा बैलेंस्ड होकर जाएगा टेम्परेट जोन में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, भाई इतना तो हमें पता है कि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक जैसा टेम्परेचर हमें रिसीव नहीं होगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ये क्या करता है, वेरी करता है। तो इंसोलेशन का रिलेशन लैटिट्यूड से है, तो अक्षांश से। तो सबसे पहला फैक्टर लैटिट्यूड यानी अक्षांश। तो अक्षांश जो क्षेत्र, अब इसलिए मैंने बताया कि इसको एटलस में जरूर देख लेना, मैंने पहले भी कहा था। देखो चीजें जुड़ी हुई हैं और चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और झारखंड पीसीएस अब थोड़ा सा मॉडिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले साल क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी पूछी जा रही हैं जो पहले नहीं पूछी गई हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है ना। और दूसरी बात ये भी है कि पुराने प्रश्नों को कितना रिपीट करेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन तुम कर लोगे तो पुराने क्वेश्चन तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, लेकिन उससे इतर अगर थोड़ा भी आ गया तो उसका भी आइडिया तुम्हें यहां से हो जाएगा कि हाँ अगर आया है तो कैसे आया है, क्यों आया है। ठीक है, अब इंसोलेशन अक्षांश, देखो इन सब का रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग से भी है, क्लाइमेट चेंज से भी है। सबसे बड़ी बात है कि देखो यहाँ पे ध्रुवों पर तापमान क्या होता है, कम पहुंचता है, टेम्परेचर कम है, और सबसे ज्यादा यहां। तो इसमें किसका रोल है, लैटिट्यूड का यानी अक्षांश का। ठीक है, ये समझ गए। तो लैटिट्यूड, इसको कौन सा अक्षांश कहते हैं, उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश, ये है हाई लैटिट्यूड, ध्यान रखना। इसको उच्च अक्षांश कहते हैं 90 डिग्री को, और 0 डिग्री को क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश यानी लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड, ठीक है। हाई लैटिट्यूड 90 डिग्री, डिग्री 90 मतलब हाई, 0 डिग्री इक्वेटर मतलब लो लैटिट्यूड। ठीक है, तो लो लैटिट्यूड लेकिन टेम्परेचर हाई, हाई लैटिट्यूड लेकिन टेम्परेचर लो। ठीक है, उल्टा रिलेशन है।
तो लैटिट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बस इतना लिख लो, है ना। लैटिट्यूड और तापमान का उल्टा संबंध है। लैटिट्यूड जितना हाई होगा वहां टेम्परेचर उतना कम होगा, लैटिट्यूड जितना कम होगा वहां टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कम मतलब क्या 0 डिग्री और हाई मतलब क्या 90 डिग्री। हाई लैटिट्यूड 90 डिग्री कम टेम्परेचर, लो लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर हाई टेम्परेचर। इसलिए ये इक्वेशन तुमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, ये तो एक फैक्टर है। अब ये मानसून में भी अप्लाई होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एल्टीट्यूड हो गया, उसके बाद सॉरी लैटिट्यूड हो गया। अब एल्टीट्यूड लिख लो, इंपॉर्टेंट वाला मैं कर दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं करना है इसमें, बहुत डीप में नहीं जाना है, जेपीएससी का एग्जाम देना है तुमको। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ऊंचाई के कारण भी क्या होता है, देखो तुम्हें एक बात तो पता होगी कि हम अगर ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं कहाँ, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, टेम्परेचर में कमी आती है। किस रेट से कमी आती है, रेट लिख लो, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, विच इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स, ये पूछा जा सकता है भाई कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है। इसी को इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। और ये जो है नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। इसको हिंदी में सामान्य ह्रास दर, ठीक है, ये भी कहते हैं, या सामान्य पतन दर भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य ह्रास दर या सामान्य पतन दर भी कहते हैं। क्लियर है सबको। लेकिन अब ध्यान रखो कि हर किलोमीटर पे, ये मान लो 0 किलोमीटर वाली जमीन है तुम्हारी, इससे 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 किलोमीटर ऊंचाई पे चले गए तो कितना कम हो जाएगा, 6.5 इंटू 2 मतलब 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कम हो जाएगा, माइनस में लिख रहा हूं, यहां -6.5 और 2 किलोमीटर पे हो जाएगा -13। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेट है। ऑब्वियसली ये सारे रेट जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ज्योग्राफी इज अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, ये बहुत प्योर साइंटिफिक तो है नहीं कि इतना ही रहेगा। वायुमंडल में बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इस रेट को प्रभावित करते हैं, है ना। कभी हवा चल गई तेज, कभी बादल आ गया, कभी कुछ हो गया, तो ये रेट प्रभावित होता है। लेकिन थियोरेटिकली एग्जाम में पूछा जाए तो इतना ही बताओगे, उसमें प्रभावित वाली कोई बात नहीं होती। एग्जामिनेशन हॉल में सीधा इस तथ्य पे आ जाओगे, नॉर्मल लैप्स रेट ये होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। मान लो कि तुम दिल्ली में हो या फिर रांची में भी हो, तो तुम देखो रांची से नीचे बोकारो, धनबाद या टाटा जाओगे तो गर्मी बढ़ जाती है। रांची में गर्मी कम होती है क्योंकि रांची एक प्लेटू वाले एरिया में, पठारी प्रदेश में है, तो थोड़ी भी ऊंचाई है तो तापमान तो थोड़ा कम होगा ना। इतना नहीं होता, 6.5 डिग्री नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी मालूम है कि आज प्लेन वाले से 2 से 3 डिग्री का तो फर्क पड़ता है। तो ऊंचा भी तो उतना ही है, 2 किलोमीटर ऊंचे पे हम लोग नहीं है ना। अगर 2 से 3 डिग्री होता है तो इसका मतलब 500 मीटर एवरेज ऊंचाई होगी, तभी 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है रांची में। अगर दिल्ली में तापमान तुम्हारा 30 डिग्री है तो शिमला 2 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे शिमला में कितना तापमान हो जाएगा, 30 माइनस 6.5 इंटू 2, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। तो शिमला में तापमान हो जाएगा 17 डिग्री, क्योंकि शिमला कितनी ऊंचाई पर है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा तुम्हें देखना है कि एल्टीट्यूड की वजह से भी क्या होता है, तापमान में कमी आती है। चलो आगे चलते हैं, एक और फैक्टर देखते हैं, क्लाउड्स। क्या क्लाउड्स भी तापमान को कम करते हैं, बिल्कुल तापमान को प्रभावित करते हैं। क्लाउड्स में क्या है, क्लाउड्स की 3 बातें ध्यान रखना। बादलों से ऊर्जा, एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होती है, अवशोषित भी होती है, और जो आ जाती है वो वापस जाने से रुक भी जाती है। तो बादल 3 काम करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर लिखो, क्लाउड्स यानी मेघ। मेघ 3 प्रकार से काम करते हैं। पहला, ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं ना, रिफ्लेक्शन। तो ये 3 काम बस लिख लो, क्लाउड्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, दूसरा यानी परावर्तन,
दूसरा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, और तीसरा काम क्या करता है क्लाउड, मेघ, ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध। ठीक है, तो ये तीनों काम क्लाउड्स के, ये भी धरती पर तापमान को प्रभावित करेगा, क्योंकि जो भी क्लाइमेट है, मॉनसून पड़ रहे हैं तो अगर बादल आता है तो वो इन चीजों के तहत तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये देखो, एक तरफ कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, दूसरी तरफ महासागर है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो महासागर है और महाद्वीप है, दोनों पर क्या तापमान एक जैसा होगा? नहीं, महासागरों में तापमान बहुत डीपली अंदर तक प्रवेश करता है, जबकि महाद्वीपों में ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 इंच मान लो कम से कम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी महाद्वीप जल्दी ठंडे हो जाएंगे और महासागर देर से गर्म होंगे, और देर से, इतना ही याद रखना है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है पीसीएस के लिए, सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ओशन, तो हीट क्या होता है, अंदर तक जाता है और इतनी आसानी से निकलता भी नहीं है रोज। लेकिन हमारे कॉन्टिनेंट पर हीट आता है दिन में और रात में पूरा निकल जाता है, क्योंकि बहुत गहराई में वो प्रवेश नहीं करता है। तो इसका कंक्लूजन ये लिख लो कि ओशंस आर ग्रेजुअली वार्मिंग एंड ग्रेजुअली कूलिंग। ठीक है, वार्मिंग एंड ग्रेजुअली कूलिंग। जो महासागर हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, ध्यान रखना, महासागर धीरे धीरे गर्म होते हैं, किसकी तुलना में? कॉन्टिनेंट की तुलना में धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। एंड वाइस वर्सा लिख लो, वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो गया। तो महासागर धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि महाद्वीप क्या होते हैं, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। बस इतना याद रखना है तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फैक्टर लिख लिया, नोट कर लो, इतना ही नोट करो। विंड यानी कि पवन। पवन क्या करता है? देखो, पवनों का मुख्य काम है एक जगह से हीट को, तीनों को ट्रांसफर करना। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद है सबको, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी। तो इनका ट्रांसफर करना विंड का काम होता है। बस इतना ही लिख लो, विंड्स आर ट्रांसफरिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो प्लेस मैंने ए लिख दिया, दूसरा प्लेस बी लिख दिया। पवनों का काम क्या है? ऊष्मा, वायुदाब तथा आर्द्रता का स्थानांतरण करना। स्थानांतरण मीन्स उनको ट्रांसफर करना, ये विंड का काम है। तो अगर ये इस तरह से काम करेगा विंड, तो जाहिर सी बात है कि जलवायु और मौसम या ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट को एक जगह से ट्रांसफर कर दिया। तो यहां से ट्रांसफर करेगा तो यहाँ का मौसम बदल जाएगा, और जहां पर जाएगा वो वहां का भी मौसम बदल देगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हें इतना ही याद रखना। ये तो थे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मुख्य रूप से। अब देखो, एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, अब इस टर्म को याद रखो बस, थर्मल एनामोली। एनामोली का मतलब होता है विसंगति। क्या होता है? विसंगति, तापीय विसंगति। कैसे ये होता है? देखो, मान लो ये एक लैटिट्यूड है, कोई अक्षांश है, 30 डिग्री का अक्षांश है। ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री का अक्षांश है। उसके प्लेस ए का जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है। प्लेस बी का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर है, ये लैटिट्यूड है और ये सब टेम्परेचर है। प्लेस सी है, उसका टेम्परेचर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, एक ही अक्षांश पर, ध्यान से समझ लो, एक ही अक्षांश पर अगर विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? तापीय विसंगति कहते हैं, थर्मल एनोमली कहते हैं।
और ये अमूमन देखा जाता है, एक ही अक्षांश पर कई जगह होते हैं, कई नाम होते हैं, है ना। रांची या उसके आसपास के इलाके भी एक ही अक्षांश पे होंगे, लेकिन सब पर तापमान एक जैसा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब रांची थोड़ा ऊंचा है तो इसका तापमान कम हो जाएगा, लेकिन इसी अक्षांश पर कोई और जगह है तो वहां तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नीचे है, प्लेन में है। तो रांची प्लेटू में है, तो भाई यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा। ऊंचाई पर तापमान कम होता है, बताया था अभी। तो इस तरह के टेम्परेचर को, अब देखो 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री अक्षांश का एवरेज टेम्परेचर अगर हम मान लें, सपोज 30 ही डिग्री मानते हैं, 30 डिग्री एवरेज ही मानते हैं, तो 30 डिग्री अक्षांश का औसत तापमान 30 है, औसत। लेकिन औसत क्यों है, क्योंकि कहीं उससे ज्यादा और कहीं उससे कम, उसी अक्षांश पे कहीं उससे ज्यादा तापमान, यानी 30 से ज्यादा तापमान और 30 से कम तापमान भी है, ठीक है। तो एक लाइन में लिख लो थर्मल एनोमली होता क्या है। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, ये समझ गए ना। अब लिखो टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस, if temperature at different places of the same latitude, अगर, है ना, एक ही अक्षांश पर विभिन्न स्थानों के तापमान में परिवर्तन होता है, अगर एक ही अक्षांश पर विभिन्न स्थानों के तापमान में परिवर्तन होता है, if temperature at different places of the same latitude, ठीक है, अंतर होता है, समझ गए। if temperature at different places of the same latitude are different, अगर एक ही अक्षांश पर अलग अलग स्थानों के तापमान में अंतर होता है, डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज ऑफ द लैटिट्यूड, उस अक्षांश के औसत तापमान से, या उस अक्षांश के औसत तापमान से, तो उसे हम थर्मल एनोमली या तापीय विसंगति कहते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। अगर किसी भी अक्षांश पर विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर होता है उसके औसत तापमान से, तो उसे हम तापीय विसंगति कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था टेम्परेचर से रिलेटेड बातें। अब आगे चलते हैं, इतना बहुत है। अब आ जाते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 3 एलिमेंट को हम लोग बस देखेंगे ताकि उसका एप्लीकेशन फिर हम लोग पढ़ लेंगे। तो एटमॉस्फेयर में देखो, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारा वायुमंडल, हमारे वायुमंडल, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, हमारा वायुमंडल है। कितना किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल होता है। अब हम दूसरे एलिमेंट पे आ गए। पहला एलिमेंट टेम्परेचर ओवर हो चुका है, दूसरा एलिमेंट है प्रेशर, वायुदाब, ठीक है। ये बेसिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका एप्लीकेशन हर जगह देख सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी, इंडिया में भी, वर्ल्ड क्लाइमेट में भी, हर जगह देख सकते हैं, है ना। तो 10,000 किलोमीटर तक क्या है, ऊंचाई है, किसकी, हमारे वायुमंडल की। तो वायुमंडल पृथ्वी को 10,000 किलोमीटर तक एक कंबल की भांति ढका हुआ रहता है। यही पढ़ते हैं हम लोग। 10,000 किलोमीटर के बाद जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस, है ना। और जो लाइन स्पेस और हमारे वायुमंडल के बीच की रेखा होती है उसको कैरमन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरमन लाइन। ये नाम याद रखना, कैरमन लाइन वो लाइन होता है जो स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच डिवीजन की रेखा होती है, विभाजन की रेखा होती है, दैट इज कैरमन लाइन। वायुमंडल में बहुत तरह के गैसेस और अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है ना। तो ये बेसिक लेवल पे तो तुमको भी पता है कि भाई एटमॉस्फेयर में 3 पार्टिकल होते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड यानी ठोस, तरल और गैस है। ये तीनों हमारे वायुमंडल में होती हैं, सबको पता है। अब देखो इसमें इन तीनों में होता क्या है, सॉलिड में क्या क्या है, डस्ट पार्टिकल्स,
धूल कण, है ना, वोल्केनिक एसेस, ज्वालामुखी राख, धूल कण, ज्वालामुखी राख, ठीक है, पॉलेंस, परागकण, और ये सब वर्षा कराने में बहुत जिम्मेवार होते हैं, ध्यान रखना। जो बारिश होती है उसमें ये सब की बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यानी आर्द्रताग्राही कण। इसके बिना क्लाउड्स अच्छी बारिश कर ही नहीं सकता, या क्लाउड्स की फॉर्मेशन ढंग से हो ही नहीं सकती है। आर्द्रताग्राही कण ये हवा में लटके रहते हैं और ये वायुमंडल के ठोस पार्ट हैं, सॉलिड पार्ट हैं, जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं, आर्द्रताग्राही कण भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है। आगे चलो, और क्या है? लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है हमारे वायुमंडल में? वाटर वेपर, ठीक है, जिसको जल वाष्प कहते हैं। तो जल वाष्प क्या है? ये हमारे पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम होता है ध्रुवों पर 0%, और सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर पे 4%। चाहे कितना भी ज्यादा हो तो 4% होगा। तो ये ध्यान रखना, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? 0 to 4% है। 0 कहाँ है? पोल्स पे, ध्रुवों पर, और 4% कहाँ है? इक्वेटर पे या फिर विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि जहां गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर जलवाष्प भी ज्यादा होगा। ये सब तो तुम्हें पता ही है ना? पता है ना सबको? अब देखो, मान लो गर्म हवा है तो गर्म हवा फैलती है और ठंडी हवा सिकुड़ती है। किसमें ज्यादा जगह है? जिस हवा का टेम्परेचर ज्यादा है उसमें जगह भी ज्यादा है, और जिस हवा का टेम्परेचर कम है उसमें जगह कम है। ठीक है, सीधी सी बात है। जिस हवा का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी जो गर्म हवा है, उसके अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा है। किसकी? आर्द्रता को ग्रहण करने की। ठीक है, और इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉइस्चर यानी आर्द्रता भी ज्यादा होगी, या ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो यहाँ पे, एम और एच कुछ भी लिख लो। यहाँ तापमान कम है तो आर्द्रता के ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो इसका ये मतलब है, वाटर वेपर की अगर हम बात करें, जलवाष्प की, तो ये हमारे वायुमंडल में तो है। और वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से आता है? वेपोराइजेशन, है ना, इवापोरेशन की प्रक्रिया से, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से समुद्र का जल हो या नदियों का जल हो या हमारी मृदा का जल हो, मिट्टी का जल हो, सॉइल का वाटर हो, रिवर्स का हो, ग्राउंड वाटर हो, ओशन का वाटर हो, कोई भी जल हो, वो सब इवापोरेशन से कहाँ चला आता है? हमारे वायुमंडल में। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? जहां गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर जहां ज्यादा है, जैसे इक्वेटर। पोल्स पे क्या है? टेम्परेचर कम है, तो वहां मॉइस्चर क्या होगा? कम होगा, यानी इवापोरेशन का प्रोसेस भी कम होगा, वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, तापमान जो कि हम कर चुके हैं, अब हम वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन इसमें मॉइस्चर को भी थोड़ा बहुत समझ ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता और तापमान का कौन सा संबंध है? सीधा संबंध है, उल्टा नहीं। तापमान ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा, तापमान कम, आर्द्रता कम। ठीक है, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये तो थी मतलब वाटर वेपर। तो 3 हो गए ना। गैसों में कौन कौन सा है? हमारे एटमॉस्फेयर में 3 प्रकार से तत्व पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसों में कौन है सबसे ज्यादा? तुम्हें पता ही है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, है ना, लगभग 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, लगभग 21%। उसके बाद है आर्गन, लगभग 0.0093%। और उससे भी कम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो हो गया 0.003 कुछ करके परसेंट है। और इसी को हम हैवी गैसेस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हैवी गैसेस। ये भारी गैसेस है। अब तुमसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में भारी गैसेस कौन सी हैं, तो ये नाम बता देना कि ये हमारे वायुमंडल की भारी गैसें हैं। ठीक है, हैवी गैसेस हैं। लाइट गैसेस में कौन सी हैं, और उनका परसेंटेज और भी कम है।
ठीक है, ये भारी गैसेस है हमारे वायुमंडल की। और लाइट गैसेस में नियॉन है ना, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब लाइट गैसेस हैं जो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। लाइट गैसेस, हल्की गैसेस हमारे वायुमंडल की हैं। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें। अभी हम 3 बातें कर चुके हैं कि हमारे वायुमंडल में सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे पूरे वायुमंडल में है। मतलब सिर्फ हवा नहीं है वायुमंडल में, सिर्फ हवा नहीं है, हवा के साथ साथ लिक्विड और सॉलिड भी है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल का जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर पर होता है, हमारे सरफेस पे, धरती पर जो इसका दबाव होता है, इस दबाव को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये सब इसलिए बता दे रहा हूं ताकि मानसून भी थोड़ा जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, और इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, ध्यान रखना, ये वायुमंडलीय दाब, ठीक है, लगभग ये 1013 मिलीबार, 1013 मिलीबार का लगता है। इतना प्रेशर हमारे धरती पे लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग। तो ये हमारा वायुमंडलीय दाब होता है। लेकिन इस दाब को हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना दाब है उतना ही दाब हमारे वायुमंडल का भी है। तो हमारी बॉडी को फील नहीं होता है। कब होता है? जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ना। अब देखो, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन अगर तुमसे पूछा जाए तो संघटन तो तुम जान ही गए, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। ये सब क्या था? इसको कहते हैं संघटन। ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर संघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघटन। ठीक है, तो संघटन भी सबसे ज्यादा कहां होगा अब हम देखते हैं। अब हम एक और टॉपिक लेते हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बातें बस लिख लेना इसमें क्या है। वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की परतें। अभी संगठन नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं संरचना। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर या फिर संरचना। कॉम्पोजिशन हो गया, वही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कॉम्पोजिशन था। अब हम क्या कर रहे हैं? संरचना कर नहीं रहे। मतलब ये देखो, ये सब टॉपिक तुम्हारे विशेष रूप से फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का जो होता है वो तो नहीं पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया से होंगे, लेकिन हम लोग को इसको इंडिया से कोरिलेट करना है इन बेसिक चीजों को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है? देखो, सबको पता है कि स्ट्रक्चर यानी संरचना 4 लेयर की बनी होती है। बस वो लेयर के नाम लिखो और उसके कुछ विशेष बातें। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर है, सबको पता है कौन कौन सा है? 0 से 14 इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, 14 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 मीजोस्फेयर, और 80 से 10,000 फिर एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल। तो ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। यहां कुछ टर्म जानने लायक है जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन स्ट्रेटोस्फेयर, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, और इसके डायरेक्ट बाद हम लोग मानसून पे आ जाएंगे, ध्यान रखना, ताकि मानसून को कोरिलेट कर लो। अभी टॉपिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको तुम्हें रिवीजन की जरूरत है बाद में धीरे धीरे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है मानसून, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जैसे मानसून के बहुत भीतरी बातें भी नहीं करनी है, प्रीलिम्स है तो मेन मेन चीजें ही हमें ध्यान में रखना है। लेकिन क्लास में पढ़ने का क्या मतलब होता है? क्लास में पढ़ने का फायदा ये होता है कि हम जो भी यहाँ पढ़े हमें उसको जल्दी समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। रटने की जरूरत कम से कम पड़े, कम से कम रिवीजन में तुम्हारा तैयार हो जाए, इसलिए हम लोग इन चीजों को बता दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर मध्य मंडल। अब तुम्हें मानसून की थियोरी नहीं करनी है प्रीलिम्स में, वो मेंस में करना है। लेकिन जब मानसून में भी मोटी मोटी बातें जो है वो जाननी है, तो उसको इससे रिलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी जल्दी। बस यही है मकसद हमारा। मीजोस्फेयर, देन है सॉरी थर्मोस्फेयर इसको बोलते हैं, इसको थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर का मतलब तापमंडल। तो ये 4 परतें हैं हमारे वायुमंडल की।
कितनी है 4। सबकी ऊंचाई भी तुम जानते हो, ये नोट कर लेना, यही ऊंचाई है ना। अब इसके बाद अब हम थोड़ी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें कर लें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आते हैं हम ट्रोपोस्फेयर में, तो लिख लो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है 0 to 14 किलोमीटर, है ना। और इसको कहते हैं, जहां पर इसकी ऊंचाई खत्म होती है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो अगर तुमसे कोई पूछे ट्रोपोपॉज कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, 14 किलोमीटर पर। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की सतह 0 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम, सब कुछ मैक्सिमम है। संगठन, जो हम अभी संगठन की बात कर रहे थे, कॉम्पोजिशन की एटमॉस्फेयर की, वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर देखो पर्वत, पठार, मैदान, सारे जंगल, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, है ना, सब है। और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, वायुमंडल का घनत्व भी सबसे ज्यादा यही है, निचले 2 किलोमीटर में ही है, ध्यान रखना। और इस निचले 2 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल लेयर। ये फैक्ट्स जरूर याद रखना, घर्षण परत। ठीक है, घर्षण परत या फ्रिक्शनल लेयर। ऊपर डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, हवा की, हवा का घनत्व यानी वायुमंडल का घनत्व, डेंसिटी कम हो जाती है। रीजन क्या है, अगर कारण पूछे तो बता देना, ग्रेविटी, गुरुत्व बल। तो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व बल के कारण हमारे जो निचला वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा घना होता है। तो गुरुत्व बल क्या करता है, जितने भी पदार्थ हैं उनको नीचे खींच लेता है। ठीक है, और जो बहुत हल्के होते हैं ऊपर लटके रहते हैं, बाकी सारे नीचे चले आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या फिर गुरुत्व बल। तो निचले 2 किलोमीटर में जब इतना घना एटमॉस्फेयर है, डेंस एटमॉस्फेयर है, सब कुछ पेड़ पौधे, पठार, मैदान सब है, हम भी इंसान भी हैं, जीवन, इकोसिस्टम सब कुछ यहीं पर है। तो यहाँ हवाओं को चलने में तकलीफ होती है, हवाएं घर्षण पैदा करती हैं, हवाओं में घर्षण होता है क्योंकि हवाएं टकरा रही हैं, कभी पेड़ पौधों से, कभी पहाड़ों से, कभी बिल्डिंग से। और घनत्व भी ज्यादा है तो हवा की स्पीड भी कम हो जाती है, इसीलिए इसको घर्षण परत या फ्रिक्शनल लेयर कहते हैं। इस फ्रिक्शनल लेयर में जेट स्ट्रीम नहीं ब्लो करता है क्योंकि जेट स्ट्रीम हाई वेलोसिटी विंड है। तो जेट स्ट्रीम कहां ब्लो करेगा, जेट स्ट्रीम ऊपर ब्लो करता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो क्षोभ मंडल की जो जरूरी बातें हैं ये हैं। इसके बाद देखो, अब इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। बस इतना याद रखना कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहां पर तापमान पाया जाएगा लगभग -80। लगभग मान लो, कैलकुलेशन नहीं करना है, ज्योग्राफी में कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, कैलकुलेट करोगे तो दिक्कत आएगी, एटमॉस्फेयर है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है ना। तो ये मान के चलो कि 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोपॉज पर तापमान कितना होता है, -80। क्यों, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, अभी बताया था। और किस दर से कमी आती है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट से कमी आती है। तो ये हमारा क्या है, कुल मिला के ध्यान रखना कि नॉर्मल लैप्स रेट के कारण कमी आती है किसमें, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। ये ट्रोपोस्फेयर की बातें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, सारी घटनाएं देखो ये समझने के स्तर से हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए और हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है क्योंकि बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे ये जो कितना है, -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो रहा है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि वायुमंडल का जो भी कॉम्पोजिशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वो सब यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा 2 किलोमीटर में। इसलिए सबसे ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन कितने किलोमीटर में होगा, नोट कर लेना, सबसे ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन भी निचले 2 किलोमीटर में होगा। और पूरे भारत में जो मानसून के कारण वर्षा होती है, उस मानसूनी वर्षा में भी निचले 2 किलोमीटर के क्लाउड्स का ही हाथ है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम कनेक्ट कर पाओगे चीजों को मानसून में। तो निचले 2 किलोमीटर में जो भी बादल होंगे, मेघ होंगे, उनका कनेक्शन भारत के मानसूनी वर्षा में भी है। अब इन बादलों के नाम है जो तुम खुद भी देख सकते हो,
मुख्य रूप से क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ध्यान रखना कि सब कुछ नीचे है तो सारी मौसमी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज द जोन ऑफ, ऐसे लिख लो, ऑल वेदर फेनोमेना अकर्स हियर, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। ऑल वेदर फेनोमेना अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये तो थी इंपॉर्टेंट बातें, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट नोट कर लेना कि थिएटर ऑफ एटमॉस्फेयर किसको कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस पॉइंट नोट कर लो कि ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है, ये नोट कर लिया सबने, थिएटर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको थिएटर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होती है। ये मान लो 0 किलोमीटर है, तो ऐसे क्षोभ मंडल होता है हमारा। पोल्स पर, सॉरी यहां 0 किलोमीटर नहीं करेंगे, 0 किलोमीटर, 0 डिग्री इक्वेटर यहां है, और यहां पर कर दो 90 डिग्री पोल्स, इधर भी 90 डिग्री पोल्स। क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखो सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास है, और वो है 18 किलोमीटर, नोट कर लेना। और पोल्स के पास कितनी होती है? 8 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि क्षोभ मंडल पर ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे होती है 0 डिग्री पर, और सबसे कम 90 डिग्री पर। कितनी होती है ये भी याद रखना, 18 और 8। इसीलिए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना मानते हैं? 14। 14 क्या है? औसत है। सबसे ज्यादा ऊंचाई क्षोभ मंडल की कहाँ होगी? 18 किलोमीटर पे। ये क्या है ऊंचाई, मैं बता दूं। इसका मतलब ये है कि जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं ऊपर इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होगी, तो गर्म हवाओं की ऊंचाई भी इक्वेटर पे ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है। यहाँ हवाएं कम गर्म होती हैं पोल्स पे, तो ऊंचा उठ नहीं पाती, ये कम ऊंचा उठती है, इसलिए 8 किलोमीटर तक ही ऊंचाई होती है। यानी क्षोभ मंडल का संबंध किससे? गर्म हवाओं के ऊपर उठने से। ठीक है, जो कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना है तुम्हें। ये तो था क्षोभ मंडल। अब आते हैं अगले मंडल पे, समताप मंडल। ठीक है, देखो क्षोभ मंडल के बाद अगर हम अगली बात कर रहे हैं तो दूसरे लेयर की, अच्छा एक और टेम्परेचर से जुड़ी हुई बात जो मैंने कहा था कि एक और पॉइंट है, यहां समझ लेना। तापमान तो कम हो रहा है यहां तक, लेकिन इसके ऊपर क्या है? इस 14 किलोमीटर के ऊपर क्या है? ओजोन की परत है। ध्यान रखना, यहां पर ओजोन की परत आ जाती है, और इस ओजोन की परत की वजह से, ओजोन की परत की वजह से तापमान कम होने की बजाय क्या होगा? बढ़ने लगेगा। नोट कर लेना इस पॉइंट को। ओजोन परत कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, और उसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। और जब ऐसी घटना होती है, तापमान कम होने की बजाय ऊंचाई में बढ़ने लगे, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसको नोट कर लो, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये तापमान वाले टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन यहां तुम्हें समझ में आ गया होगा। तापीय व्युत्क्रमण, ठीक है, तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं इसको, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? जब तापमान ऊंचाई के साथ कम होने की बजाय, कम होने की बजाय, ये नहीं कि उल्टा मत सोचना, कम होने की बजाय बढ़ने लगे, बढ़ने की बजाय कम होने लगे, ये नहीं है, कम होने की बजाय इंक्रीज करने लगे, है ना। डिक्रीज तो करता ही है ऊपर जाते जाते, लेकिन अगर इंक्रीज करने लगेगा तो फिर इसको हम, इस फेनोमेना को कहते हैं इन्वर्जन। तापमान उल्टा होता है, तापमान उल्टा होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। अब देखो, ये इसके बाद चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी लेयर है, दूसरी परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में तुम देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो ट्रोपोस्फेयर का समझ गए। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई है 14 से 50, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल।
जेट फ्लाइट्स भाई यहीं पे उड़ती है, तो तुम्हें पता है, एक पॉइंट लिख लो, समताप मंडल के निचले परत में, लोअर लेयर में जेट फ्लाइट्स यानी फ्लाइट उड़ती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऊपर नहीं, निचली परत में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में, लोअर लेयर में। और इसमें 15 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, O3 लेयर, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ये मुख्य बात हो गई समताप मंडल की, है ना। और समताप मंडल में तीसरी मुख्य बात बस लिख लो, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है, कमी की बजाय इंक्रीमेंट होता है। देख रहे हो, पहले कम हुआ फिर बढ़ने लगा, बढ़ने का लगा मतलब यहाँ -80 था, पता ही है तुम्हें, और अब जो हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। -80 से 0 बढ़ ही तो गया, -80 से 0 पे आ गया है, लेकिन 0 ही, यानी ओवरऑल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है ओवरऑल। ओजोन आ गया तो थोड़ा सा बढ़ गया, ओजोन आ गया तो थोड़ा सा बढ़ गया, -80 से 0 हो गया, लेकिन बढ़ा ना। तो इस बढ़ने को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, और इस तरह का आकार बनता है हमारे वायुमंडल में, इसको एम शेप बनाएंगे अभी देखो। तो ये तो था तुम्हारा समताप मंडल, जिसकी कुछ खास बातें समताप मंडल में लिख लेना, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन परत तो तुम्हें पता ही है अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले मंडल में। तो नीचे ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो। मीजो कितने से कितने तक है, मीजो का लिख लो, यही याद कर लो, अब इससे ज्यादा याद नहीं करना। 0 to 14, 14 से 50, फिर 50 से 80, है ना, ये है मीजो। मीजो में क्या होता है देखो, मेटेरॉइड, उल्का पिंड जलते हैं यहाँ पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस बहुत होता है। तो लिख लो, मीजोस्फेयर आर ऑल्सो नोन एज केमोस्फेयर, इसको केमोस्फेयर, रासायनिक मंडल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर प्रेजेंट हियर, यहाँ बहुत तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेना, मेटियोर्स या मेटेरॉइड बर्नट अप हियर, इस स्थान पे उल्का पिंड जलने लगते हैं। उल्का पिंडों की पूंछ होती है ना, उल्का पिंड जलने लगते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, ये मुख्य बात है, बस इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लेना कि हाँ उल्का पिंड कौन सी परत में जलते हैं, तो मीजोस्फेयर में, है ना, या केमोस्फेयर भी कहते हैं, मध्य मंडल जिसको कहते हैं। अब आते हैं उसके ऊपर, 80 से ऊपर। तो ये 0 से, अच्छा एक और बात लिख लेना, पहले टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम, तो यहां था -80, फिर यहां बढ़ गया 0 डिग्री, फिर कम होगा, और कम होगा तो यहां हो जाएगा -90, मतलब ये पॉज है, मीजो पॉज है, स्टैटो पॉज है। ठीक है, पॉज पे जैसे ट्रोपोपॉज पर, पॉज मतलब रुकना, क्षोभ सीमा 80, मध्य सीमा 0, और सॉरी समताप सीमा 0, मध्य सीमा -90। तो तापमान देखो ये वाला याद रखना, इस तरह का एम आकार बनेगा हमारे वायुमंडल में, पूछा सकता है। अब फिर बढ़ने लगेगा, पहले कम, फिर बढ़ा, फिर कम, और फिर बढ़ने लगा। बढ़ने क्यों लगा, ऊपर आयन मंडल है, कौन सा मंडल है ऊपर, आयन मंडल। तो 80 से 640 तक तुम्हें पता ही है, यहाँ पर आयनोस्फेयर है, इसको कहते हैं आयन मंडल, क्या कहते हैं, आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल में क्या है, यहां आयनीकरण होता है, देख लो, आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, यहां पर आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, आयोनाइजेशन होता है, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आयनीकरण मतलब प्लस माइनस का एक्सचेंज ज्यादा होता है, पता है ना, आयोनाइजेशन।
ट्रांसफर ऑफ कटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो आयन मंडल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से सभी रेडियो तरंगे धरती तक आती हैं, परावर्तित होकर। आयन मंडल के बारे में लिख लो, आयनोस्फेयर में ऑल रेडियो वेव्स फाउंड हेयर, सभी प्रकार की रेडियो तरंगे यहां पर प्राप्त होती हैं, फाउंड हेयर। सभी प्रकार की रेडियो तरंगे आयन मंडल में प्राप्त होती हैं। सभी तरह की मतलब शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, है ना। पहले के रेडियो में सुनते थे ना, शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी। तो सभी तरंग की तरंगे आयन मंडल में पाई जाती है, यहां से धरती पर वापस आती हैं सैटेलाइट के थ्रू, ऐसी नहीं आ जाती है, वो सब सैटेलाइट बेस में वर्क करता है। आयन मंडल में एक और बहुत खास घटना होती है जिसका संबंध करंट अफेयर से भी है, और वो घटना है ऑरोरा। ठीक है, ये देखो, मान लो कि ये आयन मंडल है 80 से 640 किलोमीटर तक, ठीक है, और सूर्य से ज्वालाएं बाहर आती हैं, सौर ज्वाला, इसको सोलर सुनामी भी कहते हैं। तो ये सौर ज्वाला बाहर आने के बाद, सूर्य से जब ये सौर ज्वाला बाहर आती है, तो आयन मंडल में रंगीन प्रकाश की तरंगों के रूप में बिखर जाती है, कलर्ड लाइट्स के फॉर्म में, इस तरह से कलर्ड लाइट्स देख रहे हो। इनको क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं ऑरोराज। क्या नाम देते हैं? ऑरोराज। तो ऑरोराज क्या है? कलर्ड लाइट्स। ऑरोराज कहाँ मिलता है? आयन मंडल में। ऑरोराज, ध्यान से समझ लो, ऑरोराज क्या है? दे आर रंगीन प्रकाश की तरंगे, कलर्ड लाइट्स, रंगीन प्रकाश की तरंगे। ठीक है, कहां मिलता है? आयन मंडल में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सन से जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आती है, ये तो सुना होगा तुमने, ये सब साइंस वाइंस टेक में प्रक्रियाएं जब डिटेल में मेंस के लिए बताया जाता है, लेकिन मैं अभी भी शॉर्ट में बता दूं क्योंकि प्रीलिम्स मेंस का ही संक्षिप्त रूप होता है ना। तो जो सौर ज्वालाएं या सूरज से जो एनर्जी आती है बहुत ज्यादा मात्रा में, वो भी आयोनाइज्ड होती है, वो भी आयनीकृत होती है। वो एनर्जी जब आएगी तो आयन मंडल में आयोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो रंगीन प्रकाश की तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है, कलर्ड लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑरोराज। लेकिन ये ऑरोराज कहां, अगर पूछा जाए कहां दिखती हैं, तो ध्रुवों पर, सिर्फ ध्रुवों पर दिखती हैं, ध्यान रखना, पोल्स पे, क्योंकि पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है और निकलता है पोल से ही। तो ये जो ऑरोराज होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हुए देखो आगे बढ़ते हैं। तो पोल्स पे ही ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के सहारे ही ये एंटर करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के सहारे ही एंटर करता है और निकलता भी है, तो पोल्स पर ही नजर आते हैं ऑरोरा। लेकिन भारत के लद्दाख पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाया गया जहां से हम टेलीस्कोप के जरिए ऑरोरा को देख सकते हैं। लेकिन पोल्स पे जाओगे तो किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, नेकेड आई से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, इनको पोल्स पे, नॉर्थ पोल पर इनको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। साउथ पोल पे इन कलर्ड लाइट्स को कहते हैं, ये नोट कर लेना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इतना समझ गए? इतना बहुत है। ऑरोरा कलर्ड लाइट्स हैं जो कि पोल्स पे ही दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान में रखना, चुंबकीय तरंगों के कारण, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका निकलना भी पोल से होता है और एंटर करना भी पोल्स पर ही होता है। ठीक है, अब उन सब के पीछे बहुत कहानी है, उसके भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो। ये हो गया आयन मंडल। अब एक रह गया बाह्य मंडल, है ना। तो बाह्य मंडल को भी देख लेते हैं। देखो, अच्छा, अब इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण देखो तापमान में क्या होती है, आयन मंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है ना। और देखो ये ध्यान रखना कि पूरे वायुमंडल में कौन सा अल्फाबेट बनता है तापमान के आधार पे, ये बनता है एम।
ठीक है, कौन सा बनता है, एम आकार का अल्फाबेट बनता है। क्लियर है। आयन मंडल के ऊपर कौन है, बाह्य मंडल। 640 से ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल का तापमान कितना होता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। कितना, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर हमें फील नहीं होता किसी को। मान लो एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट से ऊपर जा रहा है और हाथ बाहर निकालता है अगर स्पेस क्राफ्ट से बिना ग्लोव्स वगैरह के, तो भी उसका हाथ जलेगा नहीं इतने टेम्परेचर में, उसको ये गर्मी फील भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये इतना यहाँ पे घनत्व तो कम हो जाता है, डेंसिटी इतनी कम हो जाती है वायुमंडल की कि मॉलिक्यूल्स एक यहाँ है तो एक 5 मीटर दूर पे। तो जब मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड नहीं है तो हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर में यहाँ पे है ना, डेंसिटी यहाँ एटमॉस्फेयर की काफी कम है। इसीलिए इस लेयर को हम रेयरिफाइड लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम याद रखना, रेयरिफाइड, इंग्लिश में लिख लो रेयरिफाइड लेयर। ठीक है। अच्छा, हमारा जो जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सब आयनोस्फेयर की वजह से होता है, ध्यान रखना है ना। आयनोस्फेयर का रोल, सभी प्रकार की वेव्स वहां तरंगे हैं, तो यही कंट्रोल करता है सभी प्रकार के तरंगों को, कम्युनिकेशन को। ठीक है। और रेडियो सिग्नल्स को, जीपीएस को भी, ऐसे गाड़ी कहाँ जा रही है ट्रैक करना है तो, या फोन कहाँ पर है वो भी ट्रैक होता है, सब आयन मंडल की वजह से। ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हारी संबंधित थी किससे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से। इसके बाद देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ फिनिश हो गया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, इसका डायग्राम बना लो, प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। इसके बाद हम लोग कल मॉनसून की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। बेसिक तुम्हारा क्लाइमेट का हो गया, इतना बहुत है, इतना नहीं, थोड़ा सा और रह जाएगा, विंड वगैरह। उसके बाद हम लोग कल मॉनसून भी कवर कर लेंगे इंडिया का। तो मॉनसून तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और रटने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। ठीक है। प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की वायुदाब पेटियां। बस तुम्हें डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना है इसमें। वायुदाब पेटियां, अब तुमसे पूछा सकता है भाई कि कौन सी वायुदाब पेटी कहां पर है, तो नोट कर लो। एक ये हो गई 0 to 10, फिर 25 से 35, फिर 60 से 65, फिर 70 से 90। ठीक है, यही ऊपर और नीचे भी रहेगा। ये कैसा आ रहा है देखिए, तो थोड़ा धुंधला आ रहा है क्या। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हाँ पूर्णिमा सही बात है, हम लोग भी यही देख रहे हैं कि स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया है। तो थोड़ा वेट करो, देखो अभी नितेश सर सही कुछ कर रहे हैं इसमें। तो इसको कहते हैं, देखो 0 से 10 डिग्री के बीच में, बस नाम लिख लो और कुछ नहीं करना है इसमें। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो बेल्ट है को कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। कहां से कहां तक है ये जरूर याद रखना। उसके बाद है 25 डिग्री to 35 डिग्री, 25 से 35 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसको कहते हैं उपोष्ण
कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उसके बाद 60 to 65 सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसके बाद देखो 75 to 90 पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है तुम लोगों को। 4 पेटियां ऊपर, 4 पेटियां ऐसे नीचे हैं, मतलब एक तो कॉमन है ये 0 डिग्री वाला, फिर 20 to 35 ये सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, वैसे ही सब पोलर लो और फिर पोलर हाई, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी रिपीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये याद रखना है पेटियों के नाम कि भाई कौन कौन सी पेटियां हैं, कौन कौन से बेल्ट कहां पर है, कितने लैटिट्यूड पर है, क्योंकि इसका रिलेशन भी बाकी सारे फेनामेना से है, तो इतना याद रखना है। तो आज हमने बेल्ट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह काफ़ी कुछ बेसिक कर लिया है, थोड़ा बहुत और रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का। उसके बाद मॉनसून भी हम लोग कल कवर कर लेंगे। कल मतलब कल तो संडे है, मंडे से मॉनसून को भी स्टार्ट करेंगे। इंडियन मॉनसून फिर इससे कैसे रिलेट होता है ये बहुत आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें थी आज की जो क्लास है, यहीं तक। अब ये प्रेशर बेल्ट्स देखो, प्रेशर बेल्ट ये नोट कर लेना, क्योंकि कल हम इसमें थोड़ा सा विंड को भी समझेंगे, है ना। और प्रेशर बेल्ट कहां पर बनता है ये ध्यान रखना, सरफेस पे बनता है, हवा में नहीं बन रहा है, पृथ्वी के सतह पर बन रहा है, इतने से इतने अक्षांशों के बीच। ठीक है, जहां पर हवा उठती है वहां लो प्रेशर, जहां पर हवा गिरती है वहां पर हाई प्रेशर। तो मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूं कि हवा के गिरने से जहां हवा नीचे बैठती है वहां हाई प्रेशर, और जहां से हवा ऊपर उठ जाएगी तो नीचे तो डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो प्रेशर क्या होगा, लो। भाई हवा अगर ऊपर उठ गई तो नीचे तो हवा का डेंसिटी कम हो जाएगा या नहीं रहेगा, तो प्रेशर लो हो जाएगा। हवा नीचे बैठेगी, ठीक है, चाहे किसी भी कारण से, तो वैसे कारण तो दो ही है, थर्मल और डायनामिक। तो गिरने से सतह पे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और उसको हम फिर हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेल्ट हवा के उठने और गिरने से बनता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है ना एक बार? तो आज की क्लास यहीं तक है, कल फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है।